सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होपफुली काफ़ी बढ़िया होंगे। और आज हम पीरियोडिक टेबल के जितने भी एक्सेप्शंस हैं उन सारे एक्सेप्शंस को इस सिंगल वीडियो में कवर करने वाले हैं। यहाँ पर देखें, ऑल एक्सेप्शंस ऑफ पीरियोडिक टेबल हम लोग बारी बारी से आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। आपको पता है पीरियोडिक टेबल में जो है वो हम लोग 4 प्रॉपर्टीज के बारे में मेनली पढ़ते हैं, जिसमें से कि एक है एटॉमिक रेडियस, दूसरा है आयनाइजेशन एनर्जी, तीसरा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और चौथा है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में कोई भी एक्सेप्शन हमारे सिलेबस में नहीं है जो कि हम डिटेल में डील करें। तो हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज बच जाते हैं जिनके एक्सेप्शंस को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। जिसमें से सबसे पहला प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एक्सेप्शन देखने से पहले हम लोग यहाँ पर जनरल ट्रेंड देखेंगे कि कौन सा जनरल ट्रेंड है जो वायलेट होता है तो एक्सेप्शन आता है। तो यहाँ पर देखें, जब भी हमारे पास पीरियोडिक टेबल होगा तो उसमें या तो हम लोग लेफ्ट टू राइट कंपेयर कर रहे होंगे या टॉप टू बॉटम कंपेयर कर रहे होंगे। तो जब भी हम लोग लेफ्ट टू राइट किसी भी प्रॉपर्टी को चेक करते हैं तो वहां पर हम लोग डिसीजन जेड इफेक्टिव से लेते हैं। अब जेड इफेक्टिव, जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियोडिक टेबल में तो वहां हमेशा जेड इफेक्टिव बढ़ता है। अब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा मतलब न्यूक्लियस का पावर बढ़ रहा है। तो न्यूक्लियस का पावर बढ़ेगा तो वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींच पाएगा, उसकी वजह से साइज छोटा हो जाएगा। तो जब भी हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, साइज छोटा होगा। इसके नीचे एक वर्ड लिखा हुआ है इन जनरल। हमेशा ऐसा नहीं होगा, इन जनरल ऐसा होगा। जहां ऐसा नहीं होगा वही एक्सेप्शन है। जो जनरल ट्रेंड को फॉलो ना करे वही एक्सेप्शन है। तो लेफ्ट टू राइट आपको समझ में आया। लेफ्ट टू राइट जाएंगे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, साइज घटेगा। अब अगला है अपना टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम जनरली हम लोग जेड इफेक्टिव से डिसीजन नहीं लेते। टॉप टू बॉटम हम लोग सेल से डिसीजन लेते हैं। जहां टॉप टू बॉटम एक्सेप्शन आता है डी ब्लॉक, वहां पर हम लोग जेड इफेक्टिव से डिसीजन लेते हैं। जनरली सेल से डिसीजन लेते हैं। तो सेल बढ़ेगा यानी कि नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ेगा। लेकिन अगेन ये जनरल है, जहां एक्सेप्शन आएगा हम लोग उस पर बात करेंगे। चलिए बात करते हैं एक्सेप्शंस की। तो एस ब्लॉक में साइज के केस में कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन आता है पी ब्लॉक में, और पी ब्लॉक में जो एकमात्र एक्सेप्शन है वो है बोरॉन फैमिली का एक्सेप्शन। अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी ग्रुप में जब हम लोग टॉप टू बॉटम आएंगे सेल नंबर बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। उस हिसाब से क्या होना चाहिए, बोरॉन से बड़ा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से बड़ा गैलियम, गैलियम से बड़ा इंडियम और इंडियम से बड़ा थेलियम। ये हमारा एक्सपेक्टेड ऑर्डर था, ये हम लोग एक्सपेक्ट करके बैठे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये जो एल्यूमिनियम जो है जिससे बड़ा होना चाहिए गैलियम, ऐसा नहीं हुआ। गैलियम छोटा हो गया एल्यूमिनियम से, और थोड़ा सा छोटा हुआ है। देखिए हमने डेटा भी लिख रखा है पिकोमीटर में। गैलियम का साइज 130 पिकोमीटर का होता है रेडियस, जबकि एल्यूमिनियम का 143 पिकोमीटर होता है। तो गैलियम छोटा हो गया एल्यूमिनियम से, ऐसा क्यों हुआ। यहाँ पर ध्यान से देखें, पीरियोडिक टेबल में जहां गैलियम दिखाया गया, पीरियोडिक टेबल में देखें जहां गैलियम दिखाया जा रहा है, मैं इसको पॉइंटर से आपके लिए पॉइंट आउट कर देता हूं। ये देखें आपको गैलियम यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो ये गैलियम के आने से पहले क्या 10 इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में गए। पूरा का पूरा 3D सीरीज आया है गैलियम से जस्ट पहले। तो गैलियम से जस्ट पहले 10 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डी ऑर्बिटल में गए हैं, और डी ऑर्बिटल का पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है। तो अगर शिल्डिंग इफेक्ट पुअर हो गया तो क्या जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, जेड इफेक्टिव इक्वल्स टू जेड माइनस सिग्मा। तो जैसे आप इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं प्रोटॉन भी डाल रहे हैं, तो जेड तो बढ़ रहा है, लेकिन शिल्डिंग इफेक्ट पुअर हो रहा है, तो क्या ओवरऑल जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। बिल्कुल जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, और इसी वजह से गैलियम का साइज जो है वो छोटा हो गया एल्यूमिनियम से। तो आप इसको याद रखेंगे, पी ब्लॉक में टॉप टू बॉटम जब भी ग्रुप में आते हैं साइज में एक मात्र एक्सेप्शन है बोरॉन फैमिली, और कहीं ऑर्डर में एक्सेप्शन नहीं आता। हाँ, डेटा में जरूर थोड़ा बहुत चेंज होता है। जैसे आप देख रहे होंगे इंडियम और थेलियम में जो है वो जनरली सेल बढ़ने से अच्छा खासा गैप होना चाहिए, लेकिन लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये गैप मामूली सा रह गया, ऑलमोस्ट इंडियम और थेलियम बराबर हो गया। लेकिन हाँ, ट्रेंड में कोई चेंज नहीं आया, पैटर्न में कोई चेंज नहीं आया। वो चेंज बस एल्यूमिनियम और गैलियम के केस में आया। होपफुली ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ेंगे।
इसका एक्सप्लेनेशन जो कि मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया, वो देखें यहाँ पर लिखा हुआ है 3d10 का जो पुअर शिल्डिंग इफेक्ट है, इस वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ा और गैलियम का रेडियस घट गया। यहाँ भी छोटा सा गैप क्यों आया इंडियम और थेलियम के बीच, इसका रीजन है सिग्मा पुअर, यानी कि पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f14, जिसको हम लोग लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इस वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, रेडियस छोटा हो जाएगा। यहाँ भी देखें लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही गैप बहुत कम है कार्बन फैमिली में नीचे, टिन और लेड के केस में। लेकिन ये एक्सेप्शन नहीं आया है, ट्रेंड में कोई चेंज नहीं आया है, एक्सेप्शन एकमात्र है बोरॉन फैमिली के केस में। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। एस ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन नहीं था, पी ब्लॉक में डाउन द ग्रुप एक एक्सेप्शन जो था बोरॉन फैमिली का, वो हमने कवर कर लिया। अब बढ़ेंगे हम लोग डी ब्लॉक की तरफ। जी हाँ, डी ब्लॉक में अक्रॉस द पीरियड बेहतरीन और इंपॉर्टेंट, देखें यहाँ पर 3D सीरीज में 10 एलिमेंट है यहाँ पर हमारे पास, स्कैंडियम से लेके जिंक तक। यहाँ पर देखें शुरू में स्कैंडियम से लेके आयरन तक एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। आयरन कोबाल्ट निकेल एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट सेम होता है, और निकेल कॉपर जिंक में इंक्रीज हो जाता है। इसको हमने नीचे एक डायग्राम की मदद से दिखाया है, ग्राफ की मदद से। देखें वाई एक्सिस पर एटॉमिक रेडियस है, एक्स एक्सिस पर एटॉमिक नंबर है। जैसे जैसे स्कैंडियम से आगे बढ़ रहे हैं, आयरन तक एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है। आयरन कोबाल्ट निकेल एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट इक्वल, निकेल कॉपर जिंक एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। इसका रीजन है जैसे जैसे हम लोग डी में इलेक्ट्रॉन भरते जा रहे हैं, शिल्डिंग इफेक्ट पुअर है उसका। तो जब तक हमने 5 इलेक्ट्रॉन भरा तब तक जेड इफेक्टिव भी बढ़ा, शिल्डिंग इफेक्ट भी बढ़ा, लेकिन जेड इफेक्टिव तब तक डोमिनेट कर रहा था। उसके बाद जब छठा, सातवां, आठवां इलेक्ट्रॉन भर रहे थे तो शिल्डिंग इफेक्ट थोड़ा थोड़ा डोमिनेट करके जेड इफेक्टिव को काउंटर कर रहा था, बैलेंस कर रहा था। लेकिन जब हम लोग 8, 9, 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर चुके थे तो रिपल्सन बहुत ज्यादा हो गया था। इसकी वजह से निकेल से ज्यादा कॉपर का साइज और कॉपर से ज्यादा जिंक का साइज। ये पैटर्न हमेशा याद रखेंगे, ये चार्ट याद रखेंगे अगर, तो आपके लिए ये ऑर्डर लगाना बहुत आसान होगा। यहाँ पर देखें सेम पैटर्न जो है वो 4D सीरीज और 5D सीरीज में भी फॉलो होगा। होपफुली आपको ये भी समझ आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप देखें ये भी बेहद आसान है। 3D सीरीज जो है उससे बड़ा होगा 4D सीरीज, क्योंकि टॉप टू बॉटम आएंगे, सेल नंबर बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, रीजन लिखा हुआ है ड्यू टू सेल नंबर। लेकिन जब 4D से 5D आएंगे तो वहां पर लेंथेनाइड इंट्रोड्यूस हो चुका होगा, और लेंथेनाइड के आते ही लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से 5D और 4D ऑलमोस्ट बराबर हो जाएगा साइज में। मेरे ख्याल से ये भी एक्सेप्शन आपको समझ में आया होगा कि 3D से जब 4D सीरीज की तरफ आएंगे वहां तो साइज बढ़ेगा, लेकिन 4D और 5D सीरीज साइज में ऑलमोस्ट बराबर हो जाएंगे, ऑलमोस्ट बराबर हो जाएंगे। अब आयनिक रेडियस में जनरली सारे सिंपल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये पैटर्न आप लोग याद रख सकते हैं। ये अल्कली मेटल का केटायन है, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल का केटायन है, और ये एल्यूमिनियम है। इसको मैं जनरली इसी तरह से पैटर्न के रूप में बच्चों को याद कराता हूं, क्योंकि यहाँ पर पूरा डेटा बेस्ड है। तो इसको अगर आपको याद करना हो तो सिंपल आप अल्कली मेटल सारे लिख लें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सब पे +1 चार्ज आएगा क्या? बिल्कुल आएगा, +1 चार्ज। उसके जस्ट बाजू में क्या आएगा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ये सब अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, तो इन पर +2 चार्ज होगा, इन पर +2 चार्ज होगा, और इसके मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज होगा। तो इसमें देखें हम लोग डायगनली कंपेयर कर रहे हैं लिथियम और मैग्नीशियम। अब देखें चार्ज की वजह से लिथियम पे कम है, मैग्नीशियम पे ज्यादा है, तो मैग्नीशियम छोटा होना चाहिए। लेकिन सेल नंबर मैग्नीशियम में ज्यादा है, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो 3rd पीरियड का है, तो उस हिसाब से तो मैग्नीशियम बड़ा होना चाहिए। तो ऐसे में कंपेयर नहीं करते, तो ये डेटा बेस्ड पे जाता है, और ऐसे एरो लगा लें, जिधर एरो है वो बड़ा है, जिधर एरो है वो बड़ा है। यानी कि मैग्नीशियम से बड़ा लिथियम, कैल्शियम से बड़ा सोडियम प्लस, स्ट्रोंशियम 2+ से बड़ा पोटेशियम 2+, सॉरी, बेरियम 2+ से बड़ा रुबिडियम प्लस। लेकिन एल्यूमिनियम 3+ से बड़ा बेरिलियम 2+ नहीं होता है, यहाँ पर उल्टा हो जाता है। तो ये ऐसे आप एरो की मदद से याद रख सकते हैं। और जेई के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये इतना ही है, ऊपर के 4 एलिमेंट बस, ये लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम। अगर आपको इतना भी याद है तो जेई के लिए मोर देन सफिशिएंट। तो ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से हमने एनायन का भी लिख रखा है, ऐसा ही पैटर्न बना के, जो कि आप देख सकते हैं, याद रख सकते हैं।
तो एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, उसमें इतने ही एक्सेप्शन थे, गिन के 3-4 एक्सेप्शन है, इससे ज्यादा कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक मात्र पी ब्लॉक में है, उसके बाद डी ब्लॉक में 2 हैं, अक्रॉस द पीरियड, डाउन द ग्रुप, उसके बाद आयनिक रेडियस, बस ये 3 एक्सेप्शन है। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आयनाइजेशन एनर्जी की तरफ, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट डेटा बेस्ड क्वेश्चन जो कि जेई के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ये सारे हेलाइड आयंस हैं, हेलाइड्स हैं। इसके साथ हम लोग H माइनस को कंपेयर कर रहे हैं, तो H माइनस जो है वो आयोडीन से छोटा और ब्रोमीन से बड़ा होता है, यानी कि आयोडाइड आयन जो है उससे छोटा होगा हाइड्राइड आयन, और ब्रोमाइड आयन से बड़ा। अगेन डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, अगेन डेटा बेस्ड है, इंफॉर्मेशन बेस्ड है, कोई लॉजिक नहीं लगाना है, इसको याद रखना है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी के तरफ। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के तरह ही आयनाइजेशन एनर्जी में हम लोग सबसे पहले जो देखने वाले हैं वो है हमारा जनरल ट्रेंड। जनरल ट्रेंड में देखें, लेफ्ट टू राइट हमेशा हम लोग जेड इफेक्टिव से डिसाइड करते हैं, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, बढ़ेगा। अब जैसे ही जेड इफेक्टिव बढ़ गया तो हमें इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तो जेड इफेक्टिव के बढ़ते ही आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा। लेकिन ये होगा इन जनरल, जनरली ऐसा होगा, हमेशा ऐसा नहीं होगा। जहां नहीं होगा वही एक्सेप्शन है, उसी को पढ़ेंगे आज। टॉप टू बॉटम सेल नंबर बढ़ेगा, सेल नंबर बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन दूर चल गया, इलेक्ट्रॉन दूर चला गया तो निकालना आसान हो गया, तो आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन अगेन इन जनरल जहां नहीं होगा डिक्रीज, वही आज हमें पढ़ना है। तो आयनाइजेशन एनर्जी में भी एस ब्लॉक में डाउन द ग्रुप नो एक्सेप्शन। सबसे पहले हम लोग डाउन द ग्रुप देखने वाले हैं, एस ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन नहीं है। पी ब्लॉक में 2 एक्सेप्शन है, बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली, बाकी सब में टॉप टू बॉटम जाएंगे, सेल नंबर बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा। जैसे देखिए नाइट्रोजन फैमिली हमने दिखाया यहाँ पर, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, सेल नंबर बढ़ रहा है और आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। देखिए नाइट्रोजन से कम फॉस्फोरस, फॉस्फोरस से कम आर्सेनिक, आर्सेनिक से कम एंटीमनी और उससे कम बिस्मिथ। यहाँ पर देखिए ऊपर के 2 नॉन मेटल हैं, नीचे वाला मेटल है, बीच वाला मेटलॉइड है। फिलहाल इधर आते हैं हम लोग बोरॉन फैमिली जहां पर एक्सेप्शन है। यहाँ पर देखें एल्यूमिनियम और गैलियम, जनरली क्या होना चाहिए, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होना चाहिए, तो बोरॉन से एल्यूमिनियम तो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन एल्यूमिनियम से गैलियम जो साइज में एक्सेप्शन था वो यहाँ भी एक्सेप्शन है। एल्यूमिनियम से गैलियम डिक्रीज होना चाहिए था, लेकिन हुआ है इंक्रीज, यही हमारा एक्सेप्शन है। इसके अलावा गैलियम से इंडियम डिक्रीज हुआ है, लेकिन अगेन इंडियम से थेलियम जहां लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज गैप तो कम हो गया था, लेकिन ट्रेंड वहां पर इंटैक्ट रह गया था। यहाँ पर ट्रेंड भी इंटैक्ट नहीं रहा, घटने की बजाय बढ़ गया। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज आ रहा है ट्रेंड में, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो इसी के लिए हमें याद रखना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो फिर से मैंने ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ कर लिया जिससे आपके लिए याद रखना आसान हो। आप W बना लें, W इस तरह का कुछ जो थोड़ा टिल्टेड W हो, ऐसा W बना लें। और यहाँ पर बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, मैं आपको ड्रॉ करके ही दिखा देता हूँ, ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, उसके बाद आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा, है ना, ऐसे। और यहाँ पर कुछ ऐसा W बना लें, ऐसा। तो यहाँ पर लिखते हैं आप बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। इधर y एक्सिस पर जो वैल्यू आएगा वो आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, बोरॉन के लिए सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, देन थेलियम आ रहा है, देन थेलियम आ रहा है, देन गैलियम आ रहा है, देन एल्यूमिनियम आ रहा है, देन इंडियम आ रहा है। और वही एग्जैक्ट ऑर्डर भी है, बोरॉन, देन थेलियम, देन गैलियम, देन एल्यूमिनियम, देन इंडियम। तो ये आप W से याद रखें, आपके लिए बेहद आसान पड़ेगा। कार्बन फैमिली जनरली ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, यानी कि सेल नंबर बढ़ेंगे, तो आयनाइजेशन एनर्जी घटना चाहिए, घट रहा है, बस लास्ट में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से Sn से ज्यादा Pv का हो जाता है। बस यही पॉइंट आपको याद रखना है, ये दोनों ही ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखना है। तो आयनाइजेशन एनर्जी के केस में पी ब्लॉक में बस 2 एक्सेप्शन है डाउन द ग्रुप, बोरॉन फैमिली एंड कार्बन फैमिली। बोरॉन को कैसे याद रखेंगे, W से, और कार्बन फैमिली में बस लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लेड जो है उसका आयनाइजेशन एनर्जी 10 से ज्यादा हो जाता है। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे, अगला जो एक्सेप्शन है अक्रॉस द पीरियड, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है। देखिए यहाँ पर जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जनरली जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो जनरली लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन जहां पर फुली फील्ड या हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा
वैसे केस में उसका आयनाइजेशन एनर्जी अपने एडजेसेंट वाले से ज्यादा होगा। ध्यान से सुनेंगे, सबसे ज्यादा नहीं हो जाएगा, अपने एडजेसेंट वाले से ज्यादा हो जाएगा। अब चलिए लिखना शुरू करते हैं हम लोग सेकेंड पीरियड के लिए। तो सेकेंड पीरियड लिथियम से लेके नियॉन तक है। लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होना चाहिए। सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए? नियॉन का। सबसे ज्यादा नियॉन का ही है। ये फुल्ली फिल्ड है तो इसके आगे कोई है नहीं, तो ये किससे ज्यादा जाएगा? सबसे ज्यादा नियॉन। देन फ्लोरीन, क्या हाफ फिल्ड है, फुल फिल्ड है? कुछ भी नहीं है, तो फ्लोरीन वही रहेगा। ऑक्सीजन के आजू बाजू देखें, हाफ फिल्ड फुल फिल्ड कोई है? नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है, तो ये अपने बाजू वाले से आगे निकल जाएगा, ऑक्सीजन से आगे निकल जाएगा। तो देखें फ्लोरीन के बाद नाइट्रोजन आ गया, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, और कार्बन के बाजू देखें हाफ फिल्ड फुल फिल्ड कुछ है? नहीं है। फिर आएगा कार्बन आ गया। बोरोन, बोरोन के आजू बाजू देखें है, फुल फिल्ड है, तो ये बोरोन से भी आगे निकल जाएगा। तो जो भी फुल फिल्ड है ना या हाफ फील्ड है, वो अपने एडजेसेंट वाले से आगे निकल जाएगा। तो किस किस ने जंप लगाया? बेरिलियम ने जंप लगाया। जनरली आप इंक्रीज कर देंगे लेफ्ट टू राइट, लेकिन जैसे ही फुल फील्ड या हाफ फील्ड आएगा वो एक स्टेप का जंप लगा लेगा। तो बेरिलियम ने जंप लगा लिया, नाइट्रोजन ने जंप लगा लिया, नियॉन जंप लगा के जाएगा कहाँ? इसके आगे तो कोई है ही नहीं। तो इस तरह से हमारा ऑर्डर आ जाएगा। तो होपफुली आपको ये भी समझ आया होगा। अब हम लोग चलेंगे डी ब्लॉक की तरफ। तो डी ब्लॉक में अक्रॉस द पीरियड जो है, 3D सीरीज हो, 4D सीरीज हो या 5D सीरीज हो, अक्रॉस द पीरियड इरेगुलरिटीज इतना ज्यादा है कि वो अपने सिलेबस में ही नहीं है। तो अक्रॉस द पीरियड डी ब्लॉक में एक्सेप्शन है, बट दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस ड्यू टू टू मच इरेगुलरिटीज। अगेन जब हम लोग टॉप टू बॉटम बात करें तो स्कैंडियम, वाइट्रियम, लेंथेनम, तो यहाँ पर लेंथेनाइट लेंथेनम के बाद आता है, तो इस वजह से कोई एक्सेप्शन यहाँ पर आया ही नहीं। टॉप टू बॉटम देखें, साइज भी मस्त इंक्रीज हो रहा है, कोई एक्सेप्शन नहीं। और साइज इंक्रीज हो रहा है, सेल नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, तो देखें यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन बाकी जो 3D और 4D और 5D सीरीज हैं उसमें आपको 5D का सबसे ज्यादा दिखाना है, देन 3D, देन 4D, ये आप याद रखें। 534 आयनाइजेशन एनर्जी डी ब्लॉक में टॉप टू बॉटम, 5D सीरीज का सबसे ज्यादा, देन 3D सीरीज, देन 4D सीरीज। इसका एग्जैक्ट ऑर्डर भी हमने लिख रखा है, बट नॉट इन सिलेबस, ये सिलेबस में नहीं है, तो इस पर आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगेन पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो हीलियम का होता है। और जब भी आपसे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी या थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी पूछा जाए तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के ही उसका जवाब दें। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने में आपको पता ही है कि जहां पर हाफ फील्ड या फुल फील्ड आएगा तो अपने एडजेसेंट वाले से ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी शो करेगा। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ अपना आयनाइजेशन एनर्जी भी खत्म हो गया। अब आखिरी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आखिरी क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में कोई एक्सेप्शन है नहीं अपने सिलेबस में। तो फिलहाल आइए जनरल ट्रेंड देखते हैं। लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। अच्छा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो क्या इलेक्ट्रॉन डालना आसान हो जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन डालना आसान हो गया तो इलेक्ट्रॉन डालने पे एनर्जी ज्यादा रिलीज हुआ, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो लेफ्ट टू राइट जाने में अच्छा खासा होगा। मेरे ख्याल से आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज तो इलेक्ट्रॉन के प्रति जो अट्रैक्शन होगा वो इंक्रीजेज, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेज। लेकिन ये इन जनरल है, यहाँ पर एक्सेप्शन आएगा लेकिन वो एक्सेप्शन अपने सिलेबस में है नहीं, ये हम लोग देखेंगे आगे। टॉप टू बॉटम सेल नंबर बढ़ रहा है, लेकिन सेल नंबर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन कम हो जाएगा, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम हो जाएगा। ये इन जनरल है, इसमें एक्सेप्शन आएगा और हम वो डिस्कस भी करेंगे। तो आइए एक्सेप्शन देखते हैं। यहाँ पर ये नोट पॉइंट ध्यान से पढ़ें। इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली एनर्जी इज रिलीज्ड। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा जब कोई तो जनरली एनर्जी रिलीज होता है, लेकिन फ्यू केसेस हैं जहां पर हम लोग फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, वहां एनर्जी रिलीज होने की बजाय हमें एनर्जी देनी पड़ती है। वो है नोबल गैस वाला केसेस, अल्कली मेटल जिसका फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है S2 NS2, तो यहाँ भी हमें फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन ऐड करना होता है। नाइट्रोजन का केस, और डी ब्लॉक में जो हाफ फील्ड यानी कि मैंगनीज ग्रुप और जिंक ग्रुप वाला केस है, यहाँ भी हमें फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन ऐड करना होता है। इन सब केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं होता, हमें उसमें फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन ऐड करना होता है। तो इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं जनरली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं, ये तो हो गया कहाँ पर पॉजिटिव होगा कहाँ पर निगेटिव। अब ट्रेंड में जो एक्सेप्शन है उसकी बात करते हैं। तो क्रॉस द पीरियड एक्सेप्शंस हैं लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कौन से एक्सेप्शन हमें पढ़ने हैं कौन से नहीं पढ़ने हैं। अगला देखें, डाउन द ग्रुप, अगेन एक्सेप्शंस होगा,
डी ब्लॉक में भी होगा, लेकिन वो भी हमें नहीं पढ़ने। जो एकमात्र एक्सेप्शन हमें पढ़ना है और जो बेहद इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है वो पी ब्लॉक का है, एस ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब पी ब्लॉक में क्या है कि सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट हैं उनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटता है इसमें, और थर्ड पीरियड जो है उनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होना चाहिए। लेकिन पी ब्लॉक में थर्ड पीरियड का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ज्यादा हो जाता है सेकेंड पीरियड से। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार जेई में सवाल आता है। यहाँ पर देखें, बोरॉन से ज्यादा एल्यूमिनियम का हो जाएगा, कार्बन से ज्यादा सिलिकॉन का, नाइट्रोजन से ज्यादा फास्फोरस का, ऑक्सीजन से ज्यादा सल्फर का। इवन ऑक्सीजन जो है ये अपने ग्रुप में सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रहता है, यहाँ से सवाल आ चुका है जेई में। और फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन का, यहाँ से भी सवाल आ चुका है जेई में। इसीलिए इन दोनों ही फैमिली का, इन दोनों ही ग्रुप का पूरा ऑर्डर ही मैंने लिख दिया है अगले पेज में, जो कि पूरा डेटा बेस्ड है, इंफॉर्मेशन बेस्ड है। अच्छा, इसका रीजन क्या है, यहाँ पर क्यों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रहा है नीचे जाने पे, जबकि ज्यादा तो इसका होना चाहिए। देखें, इसका साइज कम है, जेड इफेक्टिव ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन के प्रति लगाव होगा, अट्रैक्शन होगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करने जाएंगे ना, तो इसका साइज छोटा है, इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट नहीं कर पाएगा, वहां पर रिपल्सन होने लगेगा। थर्ड पीरियड में इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर लेगा, तो सेकेंड पीरियड से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा थर्ड पीरियड का। पूरा ऑर्डर देखा जाए तो नीचे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होता है, ठीक है, डिक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन क्लोरीन का बढ़ जाएगा फ्लोरीन से, क्लोरीन का ज्यादा हो जाएगा फ्लोरीन से। और यहाँ पर देखें, नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होना चाहिए, कम हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन है सबसे कम। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आपको ध्यान में रखने। मैं एक बार जल्दी से समराइज कर देता हूँ, एटॉमिक रेडियस से स्टार्ट करता हूँ और जल्दी से 1 मिनट के अंदर बता देता हूँ क्या क्या एक्सेप्शंस आज हमने पढ़े हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, सबसे पहला हमारा एटॉमिक रेडियस था, जनरल 10 डिस्कस किया हमने। इसमें पी ब्लॉक में एक मात्र एक्सेप्शन है डाउन द ग्रुप, वो है बोरॉन फैमिली, जो कि हमने डिस्कस किया। फिर डी ब्लॉक में शुरू के 6 एलिमेंट में साइज घटता है, उसके बाद इक्वल रहता है, उसके बाद इंक्रीज होता है। डी ब्लॉक में डाउन द ग्रुप भी एक्सेप्शन है, 3D से बड़ा 4D, लेकिन 4D से बड़ा 5D नहीं होता, 4D और 5D इक्वल हो जाता है। आयनिक रेडियस पूरा डेटा बेस्ड है, जिसको हमने एक पैटर्न में आपके सामने रख दिया है, आप चाहें तो 1-2 बार लिख के इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह इसको याद रख सकते हैं कि जितने हैलाइड्स हैं उसमें अगर हाइड्राइड से कंपेयर करें तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड से बड़ा जो है वो हाइड्राइड होगा, लेकिन आयोडाइड से छोटा होगा। यहाँ हमारा एटॉमिक रेडियस खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग आगे आयनाइजेशन एनर्जी पे। आयनाइजेशन एनर्जी में एस ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन नहीं, डाउन द ग्रुप की बात कर रहे हैं। पी ब्लॉक में 2 एक्सेप्शन, बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली। बोरॉन फैमिली W से याद रखेंगे, कार्बन फैमिली लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लेड का ज्यादा हो जाएगा टिन से। उसके बाद हम लोग आगे अक्रॉस द पीरियड, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्रॉस द पीरियड हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से चेक करेंगे। अच्छा, इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ मर्ज नहीं करेंगे, जो आयनाइजेशन एनर्जी का एक्सेप्शन है उसको आयनाइजेशन एनर्जी में ही रखें, जो साइज का एक्सेप्शन है उसको साइज में ही रखें। कई बार मैं बोरॉन फैमिली का साइज का ऑर्डर पूछता हूँ और वो लोग W बनाने लगते हैं। नहीं, बोरॉन फैमिली के आयनाइजेशन एनर्जी में W बनाएंगे, साइज में नहीं। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा। अक्रॉस द पीरियड हमने देखा कि जहां जहां हाफ फील्ड या फुली फील्ड आएगा वो अपने एडजेसेंट वाले से ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में अक्रॉस द पीरियड हमें नहीं याद रखना है, डाउन द ग्रुप 5, 3, 4 याद रखना है। 5D का सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी, देन 3D, देन 4D। एग्जैक्ट क्या होता है नहीं है अपने सिलेबस में। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसमें कोई एक्सेप्शन ज्यादा है नहीं, बस एक एक्सेप्शन है, पी ब्लॉक में थर्ड पीरियड एलिमेंट जो है उनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हो जाता है सेकेंड पीरियड से, जो कि जनरल ट्रेंड से अलग हटके है। इसमें ये 2 फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका आपका एग्जैक्ट ऑर्डर याद रहे तो बहुत बढ़िया है कि क्लोरीन के बाद फ्लोरीन, क्लोरीन ज्यादा हो जाता है, उसी तरह से सल्फर ज्यादा हो जाता है, लेकिन ऑक्सीजन अपने ग्रुप में सबसे कम रखता है। ये एग्जैक्ट ऑर्डर अगर आप याद रख सकें तो बेहतर होगा। एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, नोट्स बना लेंगे, तो उसके बाद इस पूरे चैप्टर के एक्सेप्शन को रिवाइज करने में आपको 3-4 मिनट से ज्यादा नहीं लगने वाला है। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे वीडियो हम लोग आगे आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, बाय ऑल।